नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के भूगोल के एक बेहद विशाल और डायनामिक जाल को सुलझाने वाले हैं। जी हाँ, हमारा फोकस होगा भारत की महान नदी प्रणालियों पर। ये नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये तो पूरी की पूरी सभ्यताओं का आधार रही हैं। तो चलिए इस शानदार प्राकृतिक संरचना को जरा करीब से समझते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आज की इस चर्चा का एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं। हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे अपवाह तंत्र को समझने से, फिर महान सिंधु नदी तंत्र, पंचनद और ऐतिहासिक जल समझौते पर बात करेंगे। उसके बाद विशाल ब्रह्मपुत्र की ओर चलेंगे और आखिर में प्रायद्वीपीय नदियों की एक झलक के साथ साथ जल के भविष्य पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम की बुनियादी समझ। अब भूगोल का एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे पूर्ववर्ती नदियां या एंटीसीडेंट रिवर्स कहते हैं। जरा सोचिए, ये वो प्राचीन जलधाराएं हैं जो हमारे महान हिमालय जैसे पहाड़ों के बनने से भी पहले से बह रही हैं। बिल्कुल सही सुना। जब जमीन ऊपर उठी और पहाड़ बने तो इन नदियों ने अपना रास्ता नहीं बदला, बल्कि इन्होंने चट्टानों को सीधे चीरते हुए गहरी घाटियां और विशाल गॉर्ज बना दिए। है ना कमाल की बात? यहाँ हिमालयी और प्रायद्वीपी नदियों के बीच का एक बहुत ही बेसिक लेकिन क्रूशियल अंतर समझना जरूरी है। हिमालय की नदियाँ पेरेनियल होती हैं, मतलब इनमें सालों भर पानी रहता है। क्यों? क्योंकि इन्हें बारिश के अलावा पिघलते ग्लेशियरों से भी पानी मिलता है। इसके उलट दक्षिण की प्रायद्वीपी नदियाँ मुख्य रूप से मानसून पर ही निर्भर होती हैं, तो जाहिर है बिना बारिश के सीजन में इनका बहाव काफी कम हो जाता है। चलिए अब अपने सफर के पहले बड़े भौगोलिक चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, महान सिंधु नदी तंत्र। अगर हम सिंधु नदी के बहाव को ट्रैक करें तो इसकी शुरुआत तिब्बत में मानसरोवर झील के पास मौजूद बोखरछू ग्लेशियर से होती है। दिलचस्प बात यह है कि तिब्बत में इसे सिंगी खंबन यानी शेर का मुख कहा जाता है। वहां से ये भारत में दमचोक के पास एंट्री लेती है और लद्दाख और जांस्कर पर्वत श्रेणियों के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हुए चिलास के पास एक विशाल गॉर्ज बनाते हुए ये अरब सागर की ओर मुड़ जाती है। ये एक एकदम परफेक्ट पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग पर, पंचनद और जल समझौता। सिंधु का नेटवर्क सिर्फ एक नदी तक सीमित नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। अब इस पूरे सिस्टम को सच में समझने के लिए हमें उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का ये सटीक भौगोलिक क्रम याद रखना होगा। ये सिंधु के बाएं तट पर मिलने वाली 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं। सबसे ऊपर झेलम, उसके बाद चिनाब, फिर रावी, ब्यास और सबसे आखिर में सतलुज। इन पांचों को मिलाकर ही पंचनद कहा जाता है। यहाँ एक और बेहद ही शानदार जियोग्राफिकल फैक्ट है। क्या हमें पता था कि पूरे सिंधु तंत्र में ब्यास इकलौती ऐसी नदी है जिसका पूरा का पूरा सफर भारत की सीमाओं के भीतर ही रहता है? जी हाँ, उद्गम स्थल से लेकर सतलुज में विलय तक ये पूरी तरह से भारत के अंदर ही बहती है। इन सब बातों से हमें 1960 के ऐतिहासिक सिंधु जल संधि को समझने में काफी मदद मिलती है। इस बेहद अहम कूटनीतिक समझौते के तहत पश्चिमी नदियां यानी सिंधु, झेलम और चिनाब का लगभग 80% वॉल्यूम पाकिस्तान को दिया गया, जबकि पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज, इनके पानी का नियंत्रण पूरी तरह से भारत को मिला। दोनों देशों के बीच ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निष्पक्ष व्यवस्था है। खैर, अब उत्तर पश्चिम से सीधे सुदूर पूर्व की ओर चलते हैं। हमारा चौथा भाग है विशाल और प्रचंड ब्रह्मपुत्र तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी की भाषाई और सांस्कृतिक छाप सच में बहुत ही गहरी है। जैसे जैसे ये अलग अलग राज्यों और देशों की सीमाएं पार करती है, इसकी पहचान भी बिल्कुल बदल जाती है। तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो कहते हैं। फिर जैसे ही ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में आती है, ये दिहांग या सियांग बन जाती है। असम में इसे इसका सबसे मशहूर नाम मिलता है, ब्रह्मपुत्र, और अंत में बांग्लादेश में प्रवेश करते ही इसे जमुना कहा जाने लगता है। इस विशाल नदी की बाएं तट की सहायक नदियों को याद रखने की एक बहुत ही कमाल की मेमोरी ट्रिक है। बस इतना याद रखना है कि इस नदी का प्रचंड वेग देखकर किसी का भी दिल धक करने लगे। इसी दिल धक से हमें दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली नदियों के नाम आसानी से याद हो जाएंगे। है ना एक मजेदार और आसान तरीका? अब अगर इसके दाहिने किनारे की बात करें तो इसमें पानी का विशाल वॉल्यूम लेकर आने वाली सुबनसिरी नदी शामिल है, जो कि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर मानस और संकोश भी हैं। और हाँ, तीस्ता नदी को कैसे भूल सकते हैं? भौगोलिक इतिहास का ये एक बहुत ही अजीब वाकया है। साल 1787 में आई एक भयानक बाढ़ के बाद तीस्ता ने सचमुच अपना रास्ता ही बदल लिया था। वो गंगा तंत्र को छोड़कर सीधा ब्रह्मपुत्र में आ मिली।
इन सब बातों से एक ही क्रूशियल पॉइंट सामने आता है कि ये नदी आखिर है कितनी विशाल। जरा अंदाजा लगाइए, अपने साथ लाए गए भारी अवसादों या मिट्टी से इसने माजुली का निर्माण कर दिया। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये इतना बड़ा है कि इसे असम में एक अलग प्रशासनिक जिले का दर्जा मिला हुआ है। प्रकृति की अपार शक्ति का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। इस भौगोलिक यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए हम अपने 5वें भाग पर आते हैं, प्रायद्वीपीय नदियों की एक झलक, जहां का मैकेनिज्म हिमालय की नदियों से बिल्कुल अलग है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, दक्षिण की ज्यादातर नदियां गर्मियों में सूखने लगती हैं, लेकिन कावेरी नदी एक बेहद ही दिलचस्प और अनोखा अपवाद है। ये एक 12 मासी प्रायद्वीपीय नदी है, यानी इसमें साल भर पानी रहता है। ऐसा कैसे? दरअसल इसे एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग मानसून प्रणालियां, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, दोनों से ही बारिश का पानी मिल जाता है। अगर हम कावेरी के सफर को देखें तो ये पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी रेंज में ताल कावेरी से निकलती है। वहां से पूर्व की ओर बहते हुए ये शिव समुद्रम जैसे खूबसूरत द्वीप बनाती है। कृष्णा राजा सागर और मेट्टूर जैसे बड़े बांध इसी पर बने हैं। चूंकि ये इतनी बड़ी आबादी का भरण पोषण करती है, इसलिए तमिलनाडु, कर्नाटक और पुडुचेरी जैसे राज्यों के बीच इसके पानी के बंटवारे को लेकर एक बहुत ही सतर्क और निष्पक्ष व्यवस्था बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर पहुंच गए हैं, जल का भविष्य और इसका महत्व। अगर हम पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर नजर डालें तो यहाँ 12 प्रमुख नदी बेसिन हैं और इनमें से हर एक का फैलाव 20,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये सिर्फ जियोग्राफिकल फीचर्स नहीं है, ये हमारी कृषि, अर्थव्यवस्था और हमारी पूरी सभ्यता की एकदम आधारभूत जीवन रेखाएं हैं। अंत में इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे। आज जब हमारी आधुनिक सभ्यताओं का तेजी से विस्तार हो रहा है, तो सीमाओं को पार करने वाली इन प्राचीन और अडिग नदी प्रणालियों पर जो हमारी भारी निर्भरता है, वो आने वाले कल की भू राजनीति या जियोपॉलिटिक्स को किस तरह आकार देगी, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से इन विशाल जल प्रणालियों को समझने में मदद मिली होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।